हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारे ज्योतिराज यानी कि एजुकेशनल भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस को। वैसे इस टॉपिक पर यूट्यूब पर 1 घंटे से ऊपर की वीडियोस भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी और 5 मिनट से कम की वीडियोस भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जितना तुम्हें 10th में जानने के लिए रिक्वायर्ड है, ताकि तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ कर आ सको। ना तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टेबल दिखा के कंफ्यूज करूंगा और ना ही इस वीडियो को बहुत बड़ा बनाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस होता क्या है? टेंस इज डिफाइंड as a form of verb which indicate time and state of action or event। इसका मतलब ये होता है ना कि टेंस एक काइंड ऑफ वर्ब होता है जो पर्टिकुलर टाइम में हो रहे एक्शन या इवेंट को इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो टेंशन मतलब वीडियो को ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी डेफिनेशन को इग्नोर मारो, हम पहले टेंस के टाइप्स को देख लेते हैं। बहुत ही इजी होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ही गोज टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाता है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा क्योंकि वो जाता है, ठीक है, वो प्रेजेंट में चल रहा है। फिर तुम्हारा अगला आएगा ही वेंट टू स्कूल मतलब वो स्कूल गया था, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पास्ट टेंस में, गया था। फिर अगला एग्जांपल है ही विल गो टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। अब देखो इतना तो बेसिक होता है, सबको पता होता है कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन्हें कैसे पहचानना है ये सब तो हम क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं। तो 10th में क्या अलग है? तो क्लास 10th में तुम्हें इनके भी टाइप्स को पहचानना आना चाहिए। मेनली 4 टाइप होते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, दोनों सेम ही होता है। फिर तुम्हारा आता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो 4 टाइप मैंने तुम्हें बताया ना, ये प्रेजेंट के साथ भी होते हैं, पास्ट के साथ भी होते हैं और फ्यूचर के साथ भी होते हैं। जैसे कि एक बार बता देता हूँ, स्क्रीन में देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, दोनों सेम ही चीज होगा। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो, कहीं पे भी सिंपल या इंडेफिनिट लिखा हुआ होगा वो सेम ही चीज होगा। तो प्रेजेंट टेंस के तुम्हारे 4 टाइप हो गए, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही तुम्हारे पास्ट के भी 4 टाइप हो जाएंगे। एक होगा तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस या फिर तुम कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर तुम्हारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर के साथ भी चारों लगा दो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। टेंस के 3 टाइप हुए और इन 3 टाइप के 4 टाइप होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अब देखो, इससे पहले कि हम ये देखें कि हमें इन्हें पहचानना कैसे है, तुम्हें 2 चीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। जो भी इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा हो ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑन मंडे, एग्जैक्टली बता रहा है किस दिन, ऑन मंडे, या फिर एग्जैक्टली ईयर बता रहा है इन 2012, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट मोमेंट बताया जा रहा है। लेकिन तुम्हारा दूसरा जो है पीरियड ऑफ टाइम, इसमें तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लो, फ्रॉम 1917 टू 1920 मतलब 1917 से लेके 1920 के बीच में, यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। फिर एक और एग्जांपल है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे भी तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है मंडे से फ्राइडे के बीच में, तुम अपना पता कर लो कब हुआ था। तो तुम्हें समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। पीरियड ऑफ टाइम जब तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है वो तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। सिंपल। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे मैं बहुत बार पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का नाम लूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखो, ऊपर में तुम्हें V1 और V5 लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह पता होगा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, एंड ये सब चीजें तुमने बचपन में ही सीखी है। चलो फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉ के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब बताते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज। कितना इजी था ना। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और राइट के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताओ। जल्दी से बताओ, जो पहले बताएगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा। तो उसी तरह से अगर तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना होगा तो बहुत इजी है। जहां पे भी सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 लगा हुआ होगा वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वैसे हाँ, एक और चीज, अगर तुम V1 में S या फिर ES लगा दोगे तो वो V5 हो जाता है, तुम्हें इतना तो पता ही होगा। फॉर एग्जांपल राइट का राइट्स हो जाता है, ग्रो का ग्रोज हो जाता है। समझ में आ गया V1 और V5 में क्या अंतर होता है? कुछ बच्चों को डाउट होता है इसलिए बता दिया। और वहीं पर अगर तुम V1 में ING जोड़ दोगे तो वो V4 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल राइट का राइटिंग हो जाएगा, फाइट का फाइटिंग हो जाएगा, है ना। V4 और V5 को पहचानना बहुत ही आसान। खैर, हम ये देख रहे थे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो जहां पर भी तुम्हें सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 लगा हुआ दिख जाए तो वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इसका बेसिक यूज होता है कोई भी हैबिट बताने में। अब तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जहां पे भी हैबिट का बात हुआ। फॉर एग्जांपल ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, ही ईट्स, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या फिर जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ का बात होगा वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन कहां से राइज करता है? इन द ईस्ट। या फिर कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन हो गया, फॉर एग्जांपल पीएम साइंस द डील, तो यहां पर भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या फिर कोई स्पोर्ट्स कमेंट्री में जैसे कि सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इवन की बेसिक रेगुलर और इरेगुलर एक्शन के लिए भी हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल आई केम हियर डेली, मतलब मैं रोज आता हूं, ये तुम्हारा रेगुलर एक्शन हो गया और ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। इरेगुलर एक्शन जैसे कि अर्थक्वेक केम इन जापान, तो ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। अगर तुम इन बेसिक चीजों को याद रखते हो ना, तुम एग्जाम में ऐसे टिक मार लोगे। टेंशन मत लो, बस यही वाला टॉपिक बड़ा है, बाकी सब इजी है। फिर तुम्हारा अगला आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम ये कैसे पहचानोगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? बहुत ही सिंपल है, अगर लाइन पढ़ने के बाद तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये एक्शन अभी भी चल रहा है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सी इज कुकिंग या फिर आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये सब अभी भी चल रहा है, इसलिए ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। और सेंटेंस में पहचानना बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट के आगे इज एमआर प्लस V4 लगा हुआ होगा, तो वो तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था V4 क्या होता है, V1 प्लस ING। कुकिंग, गोइंग, टीचिंग, ये सब तुम्हारा V4 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। एक काम जो अभी अभी खत्म हुआ हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया ही हैज फिनिश्ड द होमवर्क, मतलब उसने अभी अभी होमवर्क कंप्लीट करा है। और इसे पहचानना भी बहुत आसान होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 लगा हुआ होता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अगर अभी अभी काम खत्म हो चुका है तो वो तो पास्ट टेंस में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी मैंने तुम्हें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया था। तो अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा ना, तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सी रिटर्न्ड 2 days ago, तो यहाँ पे 2 days ago तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हारे सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सी हैज नोन मी फॉर 2 years, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। वो मुझे 2 साल से जानती है, 2 साल पहले नहीं जानती थी, वो मुझे 2 साल से जानती है। तो समझ में आ गया, अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है तो वो तुम्हारा पास्ट टेंस में चला जाएगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस में कंफ्यूज मत होना। सिंपल, अगर लाइन में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं गिवन है बल्कि पीरियड ऑफ टाइम गिवन है तो वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि एक काम जो शुरू हो चुका था और अभी भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मतलब कि मैं तुम्हें 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ। 1 घंटा पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी भी पढ़ाया जा रहा हूँ। और एक एग्जांपल है आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock, मतलब मैं 5 बजे से प्लांट को वाटर किए जा रहा हूँ। इसमें तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव रहेगा, प्लस V4 रहेगा, प्लस 4 या सिंस में से कोई एक रहेगा और प्लस टाइम गिवन होगा। तुमने एग्जांपल में भी देखा था आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, तो इसमें हैव था, टीचिंग जो कि तुम्हारा V4 है वो भी था, 4 और सिंस में से 4 था, इसमें 4 भी था और टाइम भी गिवन था फॉर एन आवर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 4 कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है, तो जहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो वहां पे 4 लगेगा, जहां पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, पर्टिकुलर टाइम की बात हो, वहां पे सिंस लगेगा। सिंपल, जैसे कि तुम सेकंड सेंटेंस देख सकते हो, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock, यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम गिवन है, दैट इज 5 o'clock, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा। ऊपर वाले एग्जांपल में पर्टिकुलर टाइम नहीं गिवन था इसलिए 4 लगा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी सिंपल एक्ट जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ हो वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आ जाता है, या फिर कोई भी सिंपल हैबिट जो कि तुम्हारी पास्ट में थी वो तुम्हारे पास्ट टेंस के अंदर आ जाता है। अगर कोई हैबिट प्रेजेंट में है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर कोई हैबिट पास्ट में है तो वो सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ये एक एग्जांपल है। ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, तो ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल तुम्हारा पास्ट हैबिट का है कि वो पहले दिल्ली जाता था ट्रेन से। इजी पीजी है, बस सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि पास्ट में एक काम या फिर एक एक्शन जो कि हुए जा रहा है। फॉर एग्जांपल इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, मतलब कि जब मैं वहां पहुंचा तब बारिश हो ही रही थी, बारिश रुकी नहीं थी, बारिश हो ही रही थी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल, सब्जेक्ट के साथ वाज या फिर वर प्लस V4 लगा हुआ होगा। V4 क्या होता है, ING वाला फॉर्म, वर्ब का ING वाला फॉर्म। अब वाज किसके साथ लगता है, आई, ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर चीजों के साथ वाज लगता है। और वर कहां लगता है, यू, वी, दे और प्लूरल फॉर्म के साथ। ठीक, इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, पास्ट में चल नहीं रही है, पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई मेट हिम इन 1995, मतलब मैं 1995 में उससे मिल चुका हूं, या फिर आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। ठीक है, एंड इसको पहचानना बहुत आसान है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 लगा हुआ होगा, तुम यहाँ पे देख ही सकते हो हैड लगा हुआ है। आई एम सॉरी, यहाँ पे तुम्हारे एग्जांपल 1 में आई हैड मेट हिम इन 1995 होगा, हैड छूट गया था लिखना। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे ध्यान से सुनना,
एक काम जो पास्ट में एक टाइम से पहले स्टार्ट हुआ हो, मतलब कि अभी तक नहीं चले आ रहा है, वो काम एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले स्टार्ट हुआ है पास्ट में, और वो काम उस पॉइंट ऑफ टाइम तक चले आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैड बीन सर्विंग द इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 1 ईयर, मतलब कि वो इंसान इस इंस्टीट्यूशन में पास्ट 1 ईयर से काम करता आ रहा है। एंड इसको पहचानना बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस V4, मतलब तुम्हारा वर्ब का ING वाला फॉर्म प्लस 4 सिंस प्लस टाइम गिवन होगा। मैंने पहले ही बताया था कि 4 कहां लगेगा और सिंस कहां लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा और पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगेगा। समझ में आ गया। अब हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि एक काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है। सिंपल, एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग टू टेक प्लेस। एग्जांपल देख लेते हैं, आई शैल मीट हिम टुमारो या फिर ही विल डू इट टुमारो। बहुत बेसिक है, एक एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है। इसको पहचानते कैसे हैं, सब्जेक्ट के साथ शैल या फिर विल लगा हुआ होगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है। अब हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि एक काम जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर के किसी टाइम में वो काम हो रहा होगा। ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, When I go into the class, the teacher will be teaching, मतलब मैं जब क्लास में जाऊंगा तब टीचर पढ़ा रहे होंगे। पढ़ा नहीं रहे या फिर पढ़ा चुके नहीं है, वो पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर वो पढ़ा नहीं रहे या फिर पढ़ा चुके नहीं है, वो पढ़ा रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में होने वाला है। इसको कैसे पहचानोगे? वैसे तो बहुत सिंपल है, तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि जहां पे भी कंटिन्यूअस लगा हुआ होता है वहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो होता ही होता है। तो इसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस बी प्लस V4। एग्जाम्पल में भी था, तुमने देखा था, विल बी टीचिंग था। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब कि एक काम जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक फ्यूचर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। एग्जांपल से समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आई शैल हैव डन माय होमवर्क बाय दैट टाइम, मुझे अपना होमवर्क इस टाइम तक कर लेना चाहिए। इसको कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा शैल या फिर विल लगा हुआ होगा, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है। फिर अगला आता है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब एक काम जो कि तुम्हारा पास्ट से चला हुआ आ रहा है लेकिन वो फ्यूचर में चल के खत्म होने वाला है। सिंपल। ठीक है। एक काम जो कि तुम्हारा पास्ट से चला हुआ आ रहा है और वो फ्यूचर में चल के खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। When he completes his school, he will have been studying at IIT, मतलब कि जब वो स्कूल खत्म कर लेगा तब वो IIT में पढ़ेगा या फिर NIIT में पढ़ेगा। अभी ना तो उसका स्कूल खत्म हुआ है और ना ही वो NIIT में पढ़ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जब वो अपना स्कूल खत्म कर लेगा तब वो NIIT में पढ़ेगा। अब इसे कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के साथ शैल या फिर विल लगा हुआ होगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस 4 या फिर फ्रॉम में से कोई एक लगा होगा, प्लस टाइम गिवन होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे 4 के साथ फ्रॉम क्यों लगा हुआ है, सिंस क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि सिंस बस प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है। तो तुम्हें टेंस पहचानने के लिए बस इतना ही जानना है, मोर देन एनफ है। अगर जितनी चीजें मैंने अभी बताई है ना, अगर तुम समझ जाते हो तो तुम अपने बोर्ड्स में टेंस में फुल लाओगे। इसके बाहर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, तुम्हें यूट्यूब में बहुत सारी आलतू फालतू वीडियो भी मिल जाएगी, अच्छी वीडियोस भी है, लेकिन मैक्सिमम आलतू फालतू वीडियोस है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं देगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो लास्ट में फिर तुमको तुक्का ही मारना पड़ जाएगा। अब हम लोग तुम्हारे टेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो तुम्हारे बोर्ड्स में आए हुए। इससे हमने जो अब तक पढ़ा है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आई होप सो अभी तक तुम्हारा टेंस को लेकर जितने भी डाउट्स थे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि सभी टेंस को कैसे पहचानना है, 4 कहां लगता है, सिंस कहां लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तुम मस्त एग्जाम में क्वेश्चंस करके आओ और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा एग्जाम्स कैसा गया। और हाँ, ये सारी नोट्स जो मैंने अभी तुम्हें करवाया ना, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मेरे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। ये तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब एक दिन क्या हुआ था, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में बैठकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे एंड उन एग्रीमेंट में कुछ रूल्स थे। सब्जेक्ट वर्ब को बोला था कि देखो भाई ये रूल्स है, अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम मेरे साथ चिपक सकते हो, और वर्ब भी बोला था कि देख भाई मेरे भी ये रूल्स है, अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम मेरे साथ चिपक सकते हो। तो आज हम उन्हीं मेजर रूल्स को पढ़ेंगे। अगर तुम इन रूल्स को जान लेते हो तो एग्जाम्स में तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th 11th 12th में पूरा तुम्हारे साथ रहने वाला। चलो बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स पोएम। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ही सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगा है, दैट इज राइट। फिर हमारा सेकेंड रूल है कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो तुम्हारा वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो यहाँ पे जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगा है दैट इज आर, वो तुम्हारा प्लूरल वर्ब है। अब इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देख लेते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन के बीच में एंड लगा हुआ होगा तब उस केस में वहां पे प्लूरल वर्ब लगता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, राहुल एंड अनीता हैव गॉन होम।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो राहुल सिंगुलर नाउन है और अनीता भी सिंगुलर नाउन है, एक ही पर्सन है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा है, प्लूरल लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है। बहुत ही इजी सा रूल है, जब भी दो सिंगुलर नाउन दिखेगा और बीच में एंड लगा हुआ होगा, इस चीज को याद रखो, बीच में एंड लगा होना जरूरी है। जब बीच में एंड लगा हुआ होगा दो सिंगुलर नाउन के बीच में, तब उसके आगे तुम्हारा प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन फिर एक्सेप्शन है, अगर सिंगुलर नाउन से पहले ईच लगा दिया जाए तो उस केस में आगे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इन्वाइटेड। तो यहां पे तुम देख सकते हो जो ऑफिसर है वो सिंगुलर नाउन है, मैनेजर भी सिंगुलर नाउन है और दोनों से पहले ईच लगा है, तो इसलिए यहां पे तुम्हारा सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, दैट इज लगाया गया है। एक और एक्सेप्शन है, जैसे कुछ ऐसी चीजें होते हैं ना, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, हस्बैंड एंड वाइफ, राइस एंड करी, मतलब कि ऐसी चीजें जो अलग तो है लेकिन जब उन्हें साथ में लिखते हैं तो वो एकदम एक ही बन जाता है, तो उस केस में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, यहां पे ब्रेड एंड बटर के बाद जो इज यूज किए हैं वो सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरह का जो चीज आएगा ना, जो एक प्रतीत होगा, अलग अलग होने के बाद भी एक प्रतीत होगा, मतलब एक जैसा लगेगा, उस केस में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। थोड़ा सा चोचला है लेकिन बेसिक दिमाग लगाओ के समझ में आ जाएगा। अगला रूल है, जहां पे भी एज वेल एज या फिर इन एडिशन टू या फिर बिसाइड या फिर लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, लेड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, इस तरह की चीजें होंगी, वहां पे जो वर्ब होगा ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। उस लाइन में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। जैसे कि सी अलोंग विथ हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल। अब यहां पे तुम्हारा सबसे पहला सब्जेक्ट है सी और सी सिंगुलर नाउन होता है, तो इसलिए यहां पे तुम्हारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, दैट इज, इसलिए यहां पे इज का यूज किया गया है। फिर अगला रूल है, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, तो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब होगा ना वो सेकेंड सब्जेक्ट पे रिलाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू सी हिम, तो यहां पे सब्जेक्ट वन है यू और तुम्हारा सब्जेक्ट टू है आई। तो जैसा कि मैंने कहा, जहां पे भी नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो ये सब होगा, तो वहां पे सेकेंड सब्जेक्ट पे तुम्हारा वर्ब रिलाई करेगा। तुम्हारा सेकेंड सब्जेक्ट है आई, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन, तो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी सिंगुलर हो जाएगा। फिर अगला रूल है, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है और उस लाइन में नॉट और बट का यूज है या फिर नॉट और इज का यूज है, इस चीज को याद रखना, ओके, नॉट और बट का यूज है या फिर नॉट और इज का यूज है, तो उस केस में जो नॉट के बगल में जो सब्जेक्ट होगा ना उस पे वर्ब डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो नॉट से सटा हुआ होगा उस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो नॉट से दूर होगा उस पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो क्योंकि सी जो है ना वो नॉट से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इस पे वर्ब डिपेंड नहीं करेगा, हर फ्रेंड्स पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि तुम्हारा हर फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी प्लूरल हो जाएगा, दैट इज आर, ठीक है। यहाँ पे आर लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सभी इजी हैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाओ, या फिर अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर, मैं ऑलरेडी वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं, वरना नोट डाउन भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। देखो, ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई इन्वाइटेड 2 गेस्ट्स बट नाइदर हैज केम, नाइदर तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और जो हैज हो गया वो तुम्हारा सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाइदर लगा हुआ था तो यहाँ पे हम इजिली बोल देंगे कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। इसके बाद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, इन सब के साथ जो तुम्हारा नाउन या फिर प्रोनाउन लगेगा ना वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस, तो यहां पे देख सकते हो द स्नेक्स ये प्लूरल फॉर्म में है और इस जो है ना वो सिंगुलर वर्ब है तुम्हारा। समझ में आ गया? जहां पे भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ होगा, वहां पे तुम्हारा नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फिर अगला आता है तुम्हारा, जहां पे भी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस टाइप की चीजें दिख जाए, समझ जाना वहां पे सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी नोज दैट द सन इज द स्टार, तो यहाँ पे एवरीबडी के साथ नोज जो है ना वो तुम्हारा सिंगुलर वर्ब है। फिर अगला रूल है तुम्हारा, जहां पे भी सब्जेक्ट के साथ मेनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू लगा हुआ होगा वहां पे तुम्हारा प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, क्लियर हो गया? जहां पे भी मेनी, बोथ, फ्यू या फिर अ फ्यू है वहां पे प्लूरल वर्ब लगेगा, बहुत इजी है। फिर अगला है तुम्हारा मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, इसके साथ जो तुम्हारा नाउन लगेगा वो भी प्लूरल होगा, जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ ग्रेट मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल, तो यहाँ पे देख सकते हो अ ग्रेट मेनी के साथ जो गर्ल्स है जो तुम्हारा नाउन है वो प्लूरल है
और साथ ही साथ जो तुम्हारा वर्ब है वो भी प्लूरल है, दैट इज आर। समझ में आ गया? जहां पे भी मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी ये सब होगा वहां पे वर्ब और नाउन दोनों ही प्लूरल हो जाएगा। साथ ही साथ जहां पे भी अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऐसे करके कुछ भी लिखा हुआ होगा, उस केस में भी जो नाउन होगा और जो वर्ब होगा दोनों प्लूरल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द टेस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो अ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन है दैट इज स्टूडेंट्स वो प्लूरल फॉर्म में है, और जो हैव है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, मतलब जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में है। अब ये वाला सुनो, इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब में से कोई भी लगा हुआ होगा वहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, काउंटेबल नाउन। और जो तुम्हारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और जो तुम्हारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। बहुत इजी है। इस वीडियो के बाद जो तुम नोट डाउन कर रहे हो उसे एक बार देख लेना, या तो पीडीएफ देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर अगला रूल है तुम्हारा हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। इस टाइप का तुम्हें जहां पे भी दिख जाए वहां पे तुम्हारा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल वर्ब होगा। यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे। तो यहां पे तुम देख सकते हो हाफ ऑफ के साथ जो वर्कर्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और जो आर है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पे एक एक्सेप्शनल है, जहां पे भी मोर देन वन होगा वहां पे तुम्हारा सिंगुलर नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, मोर देन वन हॉल इज बुक्ड। यहां पे जैसे मोर देन वन लग गया तो इसलिए यहां पे जो तुम्हारा सिंगुलर नाउन है दैट इज हॉल, तो क्योंकि यहां पे मोर देन वन लग गया इसलिए यहां पे जो तुम्हारा नाउन हो जाएगा दैट इज हॉल वो सिंगुलर हो जाएगा, हॉल सिंगुलर ही है, और इसके साथ साथ जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी सिंगुलर है, दैट इज। इसके बाद हमारा अगला है, जहां पे भी तुम्हें इमेजिनेटिव सेंटेंस दिख जाए या फिर विश फुलफिलमेंट वाला सेंटेंस दिख जाए वहां पे क्या होता है देखो, जैसे कि जहां पे भी तुम्हें इफ दिख जाए या फिर एज इफ दिख जाए या फिर तुम्हें एज दो दिख जाए या फिर इट इज द टाइम, इट इज द हाई टाइम, और साथ ही साथ टू भी लगा हुआ हो, सिर्फ वर लिखाता है, WERE वर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विश आई वर एन एंजल। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना, जहां पे भी इमेजिनेशन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए वहां पे समझ जाना सिर्फ वर ही लगेगा, कोई सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, सिर्फ वर लगेगा। रट लो, जहां पे भी इफ, एज दो, आई विश, इट इज द टाइम, मतलब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह का चीज है, प्लस टू भी लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ वर लगा देना। अब लास्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। वो ये है कि जब भी दो प्रोनाउन लगा हुआ हो और बीच में एंड लगा हुआ हो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब होता है वो प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एंड ही आर लाइबल। यहां पे आई और ही दोनों प्रोनाउन है और बीच में एंड लगा हुआ है, इसलिए यहां पे जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा जो आर है वो तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा। बस इतने ही रूल होते हैं, इतने रूल पढ़ के चले जाओ तो एग्जाम में तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मस्त टॉप मार के आओगे। बस इतने से चीज के लिए बहुत सारे लोग ग्रामर ही नहीं पढ़ते हैं। बताओ 10 मार्क्स का ग्रामर आता है? सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट 3 दिनों में मैंने टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और मॉडल्स का तुम्हारा अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके वीडियो डाल चुका है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मॉडल्स और टेंस का भी। अब तुमने से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मन करे तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और बाकी पीडीएफ तो तुम्हें टेलीग्राम में देखने को मिल ही जाएगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। चलो बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स को। तो सबसे पहले मॉडल होता क्या है? मॉडल एक काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो राइटर्स के मूड को एक्सप्रेस करता है। खैर डेफिनेशंस को छोड़ो, डेफिनेशंस तुम्हारे एग्जाम में थोड़ी आएगा। सबसे पहले तुम्हें स्क्रीन में मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स दिख रहे होंगे और तुम्हारे एग्जाम्स में भी यहीं से आएंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन सभी मॉडल्स को हम पहचानते कैसे हैं, मतलब कि कहाँ कैन लगेगा, कहाँ कुड लगेगा, कहाँ मे लगेगा, कहाँ माइट लगेगा, कहाँ शुड लगेगा, कहाँ वुड लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा, कहाँ आउट टू लगेगा, एंड यही सब। लेकिन इससे पहले हम मॉडल्स के कुछ मेन रूल्स को जान लेते हैं। तो पहला रूल ये है कि मॉडल के जस्ट बाद जो वर्ब होगा ना वो हमेशा V1 होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। अब तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। चलो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे डांस के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब बताओ। जो आज सही बताएंगे उनको मैं हर्ट दूंगा। हाँ, तो मैं मॉडल्स का सबसे पहला रूल बता रहा था, वो ये है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। सेकेंड रूल है कि हमेशा आउट और यूज्ड के साथ टू लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लो, दे कैन विन द रेस, यहाँ पे कैन मॉडल है और विन तुम्हारा वर्ब वन है। एक और एग्जाम्पल है, तुम स्क्रीन में देख सकते हो। फिर मॉडल का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आउट और यूज्ड के साथ हमेशा टू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पे तुमने देखा कि आउट के बाद टू लग रहा है।
उसके बाद ही यूज्ड टू कम लेट, तो यहाँ पे भी तुमने देखा कि यूज्ड के बाद टू लग रहा है, और टू के बाद क्या यूज हुआ है, वर्ब वन। हमेशा याद रखना मॉडल के जस्ट बाद वर्ब वन ही लगता है। फिर मॉडल का रूल नंबर 3 है कि दो मॉडल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक लाइन में हो सकते हैं लेकिन लगातार नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड मस्ट डू इट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे शुड और मस्ट दोनों को साथ रखा गया है एंड दोनों ही मॉडल्स है। तो इसका सही लाइन होगा ही शुड एंड मस्ट डू इट। यहाँ पे हमने बीच में एंड लगाया ताकि दोनों मॉडल्स को हम सेपरेट कर सके। फिर हमारे मॉडल्स का चौथा रूल है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये एक ही फॉर्म में रहते हैं, मतलब इनके फॉर्म्स नहीं होते जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5। इनका हमेशा एक ही फॉर्म होता है। मतलब अगर कुड है तो कुड ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, मस्टेड नहीं होगा। आई होप सो तुम्हें मॉडल्स के रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा मॉडल हमें कहाँ यूज कर, ताकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में काम दे सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे नहीं पता कि आजकल मेरे वीडियोस को रीच क्यों नहीं मिल रही है, तो प्लीज तुम लोग शेयर कर सकते हो तो कर देना। बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैन एंड कुड से। कैन हम कब यूज करते हैं, जब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी। आई कैन डू इट मतलब कि मैं कर सकता हूं, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में। या फिर आई कैन हेल्प यू, ये कौन से टेंस में है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन कुड हम कहाँ यूज करते हैं, कुड हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मीतू कुड प्ले एट कार्ड्स, तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। समझ में आ गया। कैन हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एंड कुड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, बस। फिर जहां पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो ना, वहां पे हम कुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू पास मी द सॉल्ट, यहाँ पे हम कैन तो यूज नहीं कर सकते, कैन यू पास मी द सॉल्ट, दिस इज फकिंग रफ यार, यहाँ पे हम कैन यूज नहीं कर सकते। जब भी हम पोलाइटली कुछ चीज बोलेंगे तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। अगर कोई पास्ट पॉसिबिलिटी है जो फुलफिल नहीं हो पाई है, वहां पे भी हम कुड का यूज करते हैं। बेसिकली कुड प्लस हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यू कुड हैव डन द सम विथ लिटिल मोर अटेंशन, मतलब कि तुम उस सम को सॉल्व कर सकते थे लेकिन तुम कर नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, तुम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड प्लस हैव। यू कुड हैव डन द सम विथ लिटिल मोर अटेंशन। इसके बाद जहां पे भी परमिशन देना हो या ऑर्डर देना हो या प्रोहिबिशन देना हो या फिर ऑफर देना हो, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, दिमाग खोल कर सुनोगे सब कुछ समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यस यू कैन गो नाउ, यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, यू कैन नॉट एंटर द रूम, यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम रूम के अंदर नहीं घुस सकते हो। ठीक है, तो जहां पे भी ऑर्डर दे रहे हैं, जहां पे भी परमिशन दे रहे हैं, जहां पे भी ऑफर दे रहे हैं या जहां पे भी हम प्रोविजन दे रहे हैं, तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। इसके बाद जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आई ना, वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि सी कुड बी हिज वाइफ, मतलब वो उसकी वाइफ हो सकती है। यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, तो जहां पे भी अनुमान लगाओ वहां पे तुम कुड का यूज कर सकते हो। बेसिकली जहां पे भी तुम्हारा पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे तुम कुड का यूज कर सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें कैन और कुड कहाँ यूज करना है। अब हम देखते हैं कि हमें मे एंड माइट कहाँ यूज करना है। अब देखो, जो माइट होता है ना, वो मे का पास्ट वर्जन होता है, जैसे कि जो कुड होता है वो कैन का पास्ट वर्जन होता है। अब देखो, एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो कि जो तुम्हारे मॉडल्स होते हैं ना, वो रिप्लेसेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे माइट यूज कर रहे हो तो वहां पे तुम कुड यूज नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जो एग्जाम्स में ऑप्शन दिए रहेंगे ना, वो इस वे से बनाए हुए होंगे कि वहां पे इररिप्लेसेबल वाले मॉडल नहीं लिखे हुए होंगे, मतलब वहां पर तुम्हारे एक ही ऑप्शन सही होंगे। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, उनके ऑप्शंस में एक ही आंसर होंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस जगह पे कोई और मॉडल यूज नहीं हो सकता। और भी मॉडल्स यूज हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन में बस एक ही सही आंसर दिया रहेगा। अब देखो, जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आती है वहां पे मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश होगी, या फिर ही मे बी एट होम, हो सकता है वो घर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आई वहां पे हम मे लगाते हैं। जहां पे भी परमिशन की बात आई वहां पे भी हम मे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन या फिर यस यू मे कम इन, तो जहां पे भी परमिशन देने या फिर लेने की बात आई वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे मे लगाएंगे। इसके अलावा जब भी तुम विश मांगो या फिर प्रे करो, वहां पे भी तुम मे का यूज करते हो, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम यहाँ पे प्रे कर रहे हो कि तुम ज्यादा दिन जियोगे। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे भी मे और माइट के साथ हैव लग गया, इसका मतलब किसी पास्ट एक्शन की बात हो रही है, मतलब पास्ट में कुछ हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट हैव फेल्ड, हो सकता है वो फेल हो गया होगा, या फिर ही मे हैव लेफ्ट यस्टरडे, हो सकता है कल उसने छोड़ दिया होगा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि हम मे और माइट का कहाँ यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग शैल और विल का कहाँ यूज करते हैं। अब देखो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में शैल और विल का क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है।
एंड ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक भी है, इसलिए ध्यान से स्क्रीन में देखो। तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में सैल और विल से क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो इसलिए स्क्रीन में ध्यान से आंख गड़ा कर देखो एकदम, ठीक है। तो जहां पे भी नॉर्मली फ्यूचर टेंस की बात हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सैल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन में विल लगेगा। अब मैं तुम्हें एकदम बच्चों की तरह बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी यूज होता है, सेकंड पर्सन में यू यूज होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे यूज होता है। ये एकदम क्लास 2 वाले बच्चे को भी पता रहता है, फिर भी मैं बता दिया, कुछ बच्चों को 10th वाले बच्चों को भी नहीं पता रहता है, इसलिए बता दे रहा हूं। तो जहां पर भी फर्स्ट पर्सन हुआ वहां हम क्या यूज करेंगे, सैल यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो होम, यहाँ पर जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने सैल यूज करा। फिर सेकंड पर्सन जहां पे भी यूज होगा या फिर थर्ड पर्सन जहां पे भी यूज होगा वहां पे हम विल यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, यू विल रीच लेट, यहाँ पे जो यू है वो सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमने विल लगाया। फिर हमारा थर्ड पर्सन का एग्जांपल है, ही विल गो लेट, यहाँ पे ही तुम्हारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने साथ में विल यूज करा। तो तुम्हें समझ में आ गया, जहां पे भी फ्यूचर टेंस हो और फर्स्ट पर्सन हो तो वहां पे सैल यूज करेंगे, बाकी सेकंड और थर्ड में हम लोग विल यूज करेंगे। लेकिन 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 अगर इतना ही इजी होता तो किसी को पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जहां पर भी तुम प्रॉमिस कर दो ना वहां पे एकदम खेला पलट जाता है। एक और एक्सेप्शन है, बताऊंगा, पहले प्रॉमिस वाला सुन लो। यहाँ पे तुम देख रहे होगे आई के साथ विल लगा है, जबकि आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ विल क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे तुम प्रॉमिस कर रहे हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना। अब वहीं देखो तुम्हारा खेला कैसे पलट होता है सेकंड पर्सन में, यू शैल हैव माई हेल्प, ठीक है। यहाँ पे यू के साथ हमने शैल को यूज करा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉमिस करा है। तो जहां पर भी तुमने प्रॉमिस वाला सेंटेंस देख लिया तो समझ जाना फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा, उल्टा हो जाता है। प्रॉमिस के अलावा और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि थ्रेट और कमांड, ठीक है। जहां पे भी थ्रेट की बात आएगी वहां पे भी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा विल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा शैल लगेगा। वैसे कमांड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन होता ही नहीं है, तुम खुद को थोड़ी कमांड दे सकते हो, तुम्हें किसी को कमांड देना पड़ेगा, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन हो ही नहीं सकता कमांड वाले केस में। बट तुम्हें समझ में आ गया। एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। थ्रेट का एग्जांपल लेते हैं पहले, आई विल डिसमिस हिम, मैं उसे निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आई के साथ विल यूज हुआ है। इफ यू गो यू शैल बी पनिश्ड, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यू के साथ शैल यूज हुआ है। थर्ड पर्सन भी ही शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो ही के साथ शैल यूज किया गया जो कि थर्ड पर्सन में, ठीक है। कमांड वाले एग्जांपल्स भी देख सकते हो, तो तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारा एक्सेप्शन क्या क्या होता है इसमें, प्रॉमिस वाला, थ्रेट वाला और कमांड वाला। तो तुम्हें समझ में आ गया कि शैल और विल में एक्सेप्शन क्या क्या होता है, प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट। इन केसेस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तुम्हारे फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लग जाता है। बहुत इजी चीज है, मुझे समझ में नहीं आता बच्चे इसमें इतनी ज्यादा गलती क्यों करते हैं और इतना ज्यादा डरते क्यों हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले मॉडल के टॉपिक को, डेट इज शुड। तो हम लोग शुड कहाँ यूज करते हैं, जहां पे भी ड्यूटी की बात आती है, ठीक है, वहां पे हम लोग शुड यूज करते हैं। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, मतलब तुम्हें अपने वादे को निभाना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे, जब भी हम पास्ट में, ठीक है, पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे वहां पे भी हम शुड यूज करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, मैंने उसे बोला था कि मुझे वहां जाना चाहिए। समझ में आ गया, हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पे भी तुम्हारा क्या लग जाएगा, शुड लग जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, ठीक है। इसके अलावा जहां पे भी नेगेटिव पर्पस हो ना वहां पे भी हम शुड यूज करते हैं, लेकिन लास्ट में, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल, अच्छे से चलो वरना गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देखा कि शुड लास्ट में यूज हुआ है, शुड फॉल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने बोला शुड लास्ट में यूज करते हैं, फिर यहाँ पे शुड के बाद फॉल लगा हुआ है। तो भाई मॉडल्स के बाद एक वर्ब होता ही होता है, लास्ट में कहने का मतलब था लास्ट वाले वर्ब से जस्ट पहले, ठीक है। इसके बाद जहां पे भी एडवाइस देना हो वहां पे भी हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसके गलती पे नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जहां पे भी हम एडवाइस देंगे वहां पे भी शुड का यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमें वुड का कहाँ यूज करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वुड का कहाँ यूज करते हैं। पास्ट के किसी हैबिट को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं, बेसिक है, इसमें इतना दिमाग नहीं खपाते हैं। प्रेफरेंस और चॉइस, ठीक है, जहां पे भी प्रेफरेंस और चॉइस आया तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं, प्लस रादर लगाते हैं, प्लस रादर लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा, ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। ही वुड रादर डाई देन बेग, वो भीख मांगने के जगह मरना पसंद करेगा। तो यहाँ पे तुमने देखा ये तुम्हारा चॉइस वाला स्टेटमेंट है कि वो भीख मांगने की जगह मरना पसंद करेगा। तो जहां पे भी चॉइस वाला क्वेश्चन आता है वहां पे वुड लग जाता है, प्लस रादर लग जाता है। वुड के साथ हमेशा रादर लग जाता है। और भी बहुत सारे पास्ट के स्टेटमेंट में तुम्हारा वुड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही होप दैट ही वुड पास, उसने सोचा था कि वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम इमेजिनेटिव सेंटेंस में भी वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो तुमने देखा इस स्टेटमेंट में इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ रहा होता। तो जहां पे भी इमेजिनेशन वाला कोई भी चीज दिखे तो वहां पे सीधा वुड डाल देना।
इसके अलावा हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं, जैसे कि वुड यू हेल्प मी। साथ ही साथ हम प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। इसके अलावा हम अनुमान लगाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। इसके अलावा हम कोई चीज विश करते हैं ना, तो वहां पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विश इंडिया वुड बिकम डेवलप्ड कंट्री सून, मतलब मैं ये विश करता हूं कि इंडिया जल्दी ही डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी हम विश करते हैं या जहां पर भी हम अनुमान लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, या जहां पर भी हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर अगला है हमारा आउट टू। तो आउट टू हम कहां यूज करते हैं? जब भी कोई मोरल वैल्यू से रिलेटेड तुम्हें स्टेटमेंट देखने को मिल जाए, तो वहां पे हम आउट टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू डैश सर्व योर कंट्री, यहाँ पे सर्व योर कंट्री की बात आ गई, मतलब मोरल वैल्यू की बात आ गई, मोरल वैल्यूज की बात आ गई, तो इसलिए यहाँ पे हम आउट टू लगाएंगे। यू आउट टू सर्व योर कंट्री। तो जहां पर भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो मोरल वैल्यू से रिलेटेड हो, तो वहां पे हम आउट टू का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई पास्ट एक्शन है जो कि फुलफिल्ड नहीं हो पाया है, वहां पर भी हम आउट टू का यूज करते हैं। और आउट टू के साथ साथ हम वहां पे हैव भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आउट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, मतलब कि तुम्हें अपने वाइफ का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन फिर तुम लोग बोलोगे कि भैया कुड में भी तो पास्ट एक्शन नॉट फुलफिल्ड वाला में यूज करते थे, मतलब क्या यहाँ पे हम लोग कुड यूज नहीं कर सकते हैं आउट टू के जगह पे? जैसे कि यू कुड हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, हाँ कर सकते हैं। अरे भाई मैंने बोला तो मॉडल्स जो होते हैं ना वो रिप्लेसेबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे आउट टू लगा हुआ है तो यहाँ पे कुड नहीं लग सकता है, यहाँ पे कुड भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुड भी सही है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम्स में जो ऑप्शन दिए रहेंगे तुम्हें वहीं से ना चूज करना है। अगर तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शंस में कुड नहीं दिया रहेगा, आउट टू दिया रहेगा, तो छोड़ के आ जाओगे क्या? नहीं ना छोड़ोगे। फिल इन दी ब्लैंक से तो चलो भैया कुछ भी डाल दिए जो सही था, लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं है और कुड भी नहीं गिवन है, तो वहां पे आउट टू ना सही बैठेगा, तो वहां पे आउट टू डालेंगे। इसके अलावा मस्ट का हम कहां यूज करते हैं? जहां नेसेसिटी हो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट लीव नाउ। इसके अलावा हम ऑर्डर देने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट लीव नाउ, मतलब अभी यहां से निकलो। ठीक है, अभी यहां से निकल जाओ। इसके अलावा अगर कहीं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। सी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ। अगर हल्का फुल्का पॉसिबिलिटी है तो हम लोग क्या यूज करते थे? मे यूज करते थे। और बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो तो वहां पे हम क्या यूज करते थे? वहां पे हम वुड यूज करते थे। आई होप सो तुम्हें याद होगा। इसके अलावा पास्ट एक्शन नॉट परफॉर्म्ड में हम मस्ट का भी यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, तुम्हारे एग्जाम में जो ऑप्शन दिया होगा वही चूज करना। ऐसा सीबीएसई वाले कभी नहीं करेंगे कि तुम्हारे दो ऑप्शन करेक्ट दे दे, और अगर दो ऑप्शन करेक्ट दे भी दिए तो दोनों का दोनों सही होगा। ठीक है, वरना उन्हें सबको मार्क्स देना पड़ेगा, इसलिए टेंशन मत लो, ये सब चीज का टेंशन मत लिया करो। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखे ही नहीं। यू मस्ट हैव लेफ्ट देम, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए था, यहाँ पे हमने मस्ट के साथ हैव लगा दिया। इसके अलावा हम यूज टू कहां यूज करते हैं? जहां पे भी कोई हैबिचुअल एक्शन की बात हो वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जो एक इंसान रेगुलरली करता है वो हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाया करता है। ठीक है, मतलब ये हैबिचुअल है, वो जाते रहता है। तो जहां पे भी हैबिचुअल एक्शन हो वहां पे हम यूज टू यूज करते हैं। इसके अलावा जहां डिसकंटिन्यूड एक्शन हो, मतलब जो वो किया करता था लेकिन अब नहीं करता है, वहां पे भी हम यूज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, मतलब वो पहले हॉकी खेला करता था, अभी नहीं खेलता है लेकिन वो खेला करता था। ठीक है, डिसकंटिन्यूड एक्शन है। तो इतने ही तुम्हारे मेन मॉडल्स होते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। आई होप सो तुम्हें अच्छे से मॉडल समझ में आया होगा और अब तुम कॉन्फिडेंट हो गए कि तुम गलती नहीं करोगे। कॉन्फिडेंट तो आना ही चाहिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी अगर कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन तो है ही, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब दोनों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच को। अगर सिंपल में बताऊं ना तो इसमें तुम्हें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, जिसमें तुम्हारा टेंस और प्रोनाउन वगैरह का लोचा होता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर तुमने मेरा 10-12 मिनट का टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। खैर, आज का ये वीडियो मेरी एल्डर सिस्टर ने रिकॉर्ड करा है जिसका नाम है रश्मि प्रिया, एंड उसके 10th इंग्लिश में 95 आउट ऑफ 100 थे एंड 12th इंग्लिश में 97 आउट ऑफ 100 थे। सो ऑब्वियसली शी इज गुड इन इंग्लिश, बस उसे रिकॉर्डिंग करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट शी ट्राइड हर बेस्ट। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो एग्जाम में जितने भी रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस होते हैं ना, तुम उन्हें आराम से सॉल्व कर लोगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताओ तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। Hello everyone, welcome back to Educational Bhaiya channel. We are going to study the last topic of grammar, English grammar, that is reported speech, जहाँ पे हम लोग 3 सब टॉपिक्स कवर अप करेंगे। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है, स्टेटमेंट्स दैट इज असर्टिव सेंटेंस, एंड क्वेश्चन दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज imperative sentences. Such sentences which denotes command, request and advice are called imperative sentences. ठीक है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी ना, जो रूल, इसके रूल्स को हम लोग कवर अप करते हैं।
रिपोर्टिंग वर्ब, अ वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू कमांड और ऑर्डर, बेग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरवर्ड, सजेस्ट, प्रपोज, एश्योर, आस्क, रिमाइंड, वार्न, अग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस एक्सेट्रा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में मेनली क्या होता है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है। प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे सेड जो है, यहाँ पे प्लीज यूज किया गया है, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो एक रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस होने वाला है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एक पार्ट हो गया, कोई एग्जाम्पल हो गया। सी रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट बुक। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। यहाँ पे कैप्टन जो है कमांड कर रहा है सोल्जर से, सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। ओके, सो हियर द आंसर विल बी द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन टिल इट वाज डार्क। रिपोर्टेड स्पीच जब कोई बात होता है तो वो डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में हूबहू वही बात लिखा हुआ रहता है, ठीक है, बताया जाता है या ऑर्डर किया जाता है या कहा जाता है। लेकिन जब उसी चीज को हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना, तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जो होते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो रिप्लेस कर जाएंगे जब वो इनडायरेक्ट में आते हैं ना, ये रिपोर्ट किए जाते हैं तो टू या नॉट टू में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एवर भी हम लोग ले लेते हैं, सी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। यहाँ विद इन इन्वर्टेड कॉमा प्लीज मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक है, और इन्वर्टेड कॉमा के ठीक नीचे में सी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग, यहाँ पे टू में कन्वर्ट कर जा रहा है। The next example is the lady said to the soldier, please do come sometime. यहाँ पे the lady requested the soldier to come sometime. Okay, यहाँ inverted commas to में change कर जाता है, और अगर negative sentence हुआ तो not to में भी change होता है। Reported speech के जो रिक्वेस्ट मेकिंग सेंटेंसेस हो गए, तो उनके जो टेंसेस होते हैं ना, आपके प्रोनाउन में जो चेंज आते हैं और या फिर आपके टाइम एंड प्लेस एडवर्ब में चेंज आते हैं, वो तीनों के एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए अगर आप लोग अभी जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, चेंजेस ऑफ टेंस, चेंजेस इन प्रोनाउन या चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस, अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हो ना, तो आपके बाकी तीनों रिपोर्टेड स्पीच के 3 सब टॉपिक्स में काम आने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला चेंजेस जो टेंस में आता है, डायरेक्ट सेंटेंसेस में, डायरेक्ट स्पीच में, नीड नॉट, यूज्ड टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, शुड, मस्ट, टू, ये सब है, तो वो लोग वो चीज हूबहू सेम टू सेम इनडायरेक्ट स्पीच में उतर जाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट करने के बाद में। रूल नंबर 2, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, फ्यूचर और रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। सी सेज आई shall go to Delhi, यहाँ पे she says that she will go to Delhi, इसमें जो टेंस हो गए वो हूबहू वही के वही रह गए, वो चेंज नहीं हुए। टीचर said to the students, the sun rises in the east. Teacher told the students that the sun rises in the east. वर्ब जो देख रहे हैं आप लोग चेंज नहीं हो रहे, राइजेज ही रह गया। टेंस किस तरह से चेंज हो रहे हैं वो हम लोग एक बार क्विक रेफरेंस टेबल के रूप में हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है ना, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होंगे। ठीक है, अब आप लोग अगर ये सब चीज का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो एकदम क्विकली टेंस वाले जो वीडियोज है उसमें चल जाइए, वहाँ पे एजुकेशनल भैया ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है। एकदम क्विकली आप लोग को हेल्प आउट मिल जाएगा कि किसको कन्वर्ट किस तरह से किस रूप में करना है, क्या रूल अप्लाई करना है। ओके, नाउ पास्ट टेंस कैसे चेंज होगा। अगर पास्ट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट रहा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है तो नो चेंज आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें भी नो चेंज आएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस अगर हो गया तो विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा। नाउ adverbs of time and place, it will be same as assertive, it will be same as interrogative. Okay, so आप लोग फिर से मैं बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए कैसे चेंज हो रहा है। चेंज जानना बहुत ही जरूरी है, आपको बहुत हेल्प आउट मिलेगा जब आप रिपोर्टिंग करोगे उस चीज को ना, तो आप लोग को एकदम क्विकली रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ चलो एगो है तो बिफोर कर देना है, टुडे है दैट डे कर देना है, टुमारो है द नेक्स्ट डे कर देना है कि नहीं। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट month, the following month, the day before yesterday, it will convert into 2 days before, the day after tomorrow will change into in 2 days time. Okay, now place जो है, place किस तरह से चेंज होंगे, here there में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अब हम
प्रोनाउन को थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं, असर्टिव में मैं आपको बता दूंगी। असर्टिव सेंटेंसेस होता क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, ओके, इट्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। असर्टिव स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं वो चेंज करते हैं टेल या टोल्ड में, या फिर सिंपल स्टेटमेंट में ही सेज आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, से या सेड जो है ना वो वही रह जाते हैं। वन सेल्फ में भी चेंज होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यहाँ पे ही सेज हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, सेज जो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ही सेज दैट ही इज अ डॉक्टर। इनडायरेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट वाला जो है रिपोर्टिंग वर्ब वो वही उतर जा रहा है, ठीक है। सी सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, सी टेल्स मी दैट सी इज अ डॉक्टर। सेज जो है वो टेल्स में कन्वर्ट हो गया या टोल्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कभी कभी हुबहू वही सेम टू सेम लिखा जाता है। नाउ इन्वर्टेड कॉमा जो है, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो जाता है दैट से। हम लोग ने पहले वाला में देखा था इंपेरेटिव में, तो टू या नॉट टू में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास दैट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट होता है ये। सी सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। सी टोल्ड मी दैट सी वाज ए डॉक्टर, हियर इन्वर्टेड कॉमास इज कन्वर्टेड इनटू दैट। पहचानने का बहुत अच्छा सरल तरीका है, ठीक है। टेंस सेम एज इंपेरेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको पढ़ा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। प्रोनाउन मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, अच्छा से देख लीजिए आप लोग। तीनों में जो चेंजेस आएगा प्रोनाउन में ना, सेम टू सेम वही आने वाला है। आई वी रहा मतलब फर्स्ट पर्सन रहा, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इस रिपोर्टेड स्पीच जो होगा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे कि सी सेड टू मी आई एम अनवेल, ठीक है। सी यहाँ सब्जेक्ट है, आई जो है विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जो है रिपोर्टेड स्पीच, वो आई जो है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल जा रहा है, ठीक है। सी सेड टू मी, सी जो है वो सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग चल रहा है। सी टोल्ड मी सी वाज अनवेल। सेकेंड पर्सन जो हो गया यू हो गया, इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज करेगा इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे ही सेड टू हिज मदर विल यू गिव मी मनी, ही आस्क्ड हिज मदर इफ सी वुड गिव हिम सम मनी। इसे मदर के अकॉर्डिंग जो यू जो है ना चेंज हो जा रहा है सी में, उनके जेंडर पे चल जा रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन ही सी इट दे, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। आई सेड टू हर ही विल नॉट कम, ठीक है। इसमें चेंज नहीं आएगा, ही सी इट दे जहां भी यूज हो रहा है ना एकदम फटाफट एकदम समझ लेना है कि वहां रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, एकदम हुबहू उतारना है। सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए, असर्टिव स्टेटमेंट होना चाहिए ओनली इन दैट केस, ओके। आई टोल्ड हर दैट ही वुड नॉट कम। टाइम और प्लेस में चेंज कैसे आता है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन इंपेरेटिव। वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए एंड यू विल कम टू नो व्हाट आर द चेंजेस, चेंज कैसे होता है और कैसे करना है, वेल एक्सप्लेन्ड है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सब टॉपिक ऑफ रिपोर्टेड स्पीच दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि देखिए ये तीनों मेन मुख्य है जिसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, यही तीनों सेंटेंसेस से आते हैं। एक्सक्लेमेटरी वगैरह भी हैं बट यू डोंट हैव टू गो सो डीपली, ठीक है, उतना टाइम भी नहीं है एंड वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं, यू विल बी एबल टू डील विथ इट वेरी स्मार्टली। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है ना वो क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंसेस हो गए, यस नो टाइप ऑफ होते हैं। आपको क्वेश्चन देकर के समझ में आ जाएगा या तो यस बताना है या नो बताना है कि नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएंगे आपके आस्क, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, वांटेड टू नो, डिमांडेड, वॉन्डर्ड में। मदर से टू डॉटर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, मदर आस्क्ड डॉटर इफ सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर चेंजेस किस तरह से आते हैं आप लोग क्विकली मैसेज सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि असर्टिव में इन्वर्टेड कॉमर्स किस तरह से रिप्लाई करते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं, ओके। एंड ऑल्सो आंसर की इंपेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे चेंज होते हैं। देन आई विल बी नोइंग कि हाँ आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो को सुनते आ रहे हो, ठीक है। नाउ इन्वर्टेड कॉमर्स जो है इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं ये। फादर सेड टू मी डू यू नो द एड्रेस ऑफ द डॉक्टर, तो यहाँ फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू द रेसिडेंस ऑफ द डॉक्टर, ओके। एड्रेस लिखो या रेसिडेंस लिखो, गलती से मैंने रेसिडेंस लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस ही होना था, ठीक है। जो डायरेक्ट में है वही इनडायरेक्ट में ही रहना चाहिए, मे बी मीनिंग सेम हो उसके बाद भी। बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वाई, वेयर, व्हेन इस तरह से कुछ आ रहा है ना तो सेम टू सेम वही उतर जाएगा। द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट, द टीचर आस्क्ड रोहन व्हाई ही वाज लेट, ठीक है। टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग ने अगर चेंजेस देख लिया है तो समझ लो कि आप लोग का तीनों का चेंजेस जो है ना इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, असर्टिव, it will be of same type. Thank you so much, okay, and best of luck for your exam.